Okay beta, so till now I have cleared you the points of the features of the government. यहाँ तक मेरा 4th पॉइंट तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट 5th. कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे बेटा ऊपर वाले पॉइंट में मैंने कहा था, कोई भी अगर चेंज लाना है तो सिंगल पार्टी नहीं कर सकती है उसको चेंज. उसके लिए दोनों गवर्नमेंट की क्या होनी चाहिए, मर्ज़ी होनी चाहिए. दोनों गवर्नमेंट अगर किसी भी मैटर को चेंज करना चाहते हैं तभी वो मैटर चेंज होगा, किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की मर्ज़ी से नहीं होगा. 5th पॉइंट हमको ये बता रहा है, कोर्ट हैव द पावर, यानी एज यू नो कोर्ट प्ले द रोल ऑफ एम्पायर. ठीक है, यानी हमारे देश में अगर कोई भी मैटर होता है, कोई भी चेंज होता है या कोई भी डिस्कशन या कोई भी आप कह सकते हो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कोई टेंशन होती है या कोई चीज़ को लेके कोई टकरार होती है, तो उस टकरार को सॉल्व करने का काम किसका होता है, हमारे कोर्ट्स का. यू नो देयर आर 3 लेवल ऑफ द कोर्ट्स, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. 3 लेवल ऑफ द कोर्ट है ना वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द मेन जो है सबसे हायर अथॉरिटी वो है हमारी सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट कौन सी है, यू नो सुप्रीम कोर्ट. यानी अगर किसी भी गवर्नमेंट के बीच में 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में कोई भी टेंशन होती है या कोई भी डिस्कशन पे विवाद होता है तो उसको सॉल्व करना हमारा किसका काम है, हमारी कोर्ट का काम है. कि उन दोनों लेवल की लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई भी टेंशन होती है तो उसको कौन सॉल्व करेगा, कोर्ट. सो कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कोर्ट के पास पावर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उन पे कुछ इंटरप्रेट कर सके या जो 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है उनकी पावर क्या क्या है उसके ऊपर डिस्कशन दे सके. सो यूनिटरी पावर जो हम कहते हैं हेड ऑफ द हेड, हमारी जो हमारी ऑर्गन जुडिशरी है दैट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट. तो यही फ़ायदा होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कि वो बिल्कुल भी क्या नहीं हो सकती है, पार्शल नहीं हो सकती किसी भी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के लिए. तो कोर्ट के पास ही पावर होती है कि वो किसी भी डिस्कशन को मैटर को सॉल्यूशन उसका करे और उसके डिसीजन को मानना हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का है. क्योंकि आप जानते हैं जो भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ की जो कोर्ट्स होती हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है और उनकी बात को मानना, सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना कोई भी मना नहीं कर सकता है क्योंकि वो हायर ऑफ दी हायर अथॉरिटी है. नेक्स्ट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाई टू एंश्योर इट्स फाइनेंस ऑटोनॉमी. आप क्या कह रहा है ये बेटा, जो रेवेन्यू यानी कि आप देखते कोई भी कंट्री चलानी है या स्टेट चलाना है तो आपको रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है. तो ये पैसा कहाँ से आएगा, यानी डिफरेंट लेवल सेंट्रल लेवल को डेवलपमेंट करना है अगर कंट्री का तो वो जो पैसा है, रेवेन्यू है, सोर्सेज है, वो कहाँ से आएंगे, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो भी रेवेन्यूज़ कहाँ से आएंगे, ये सारा हमारे क्या स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. यानी जो भी रेवेन्यू से संबंधित जितने भी मैटर्स है बेटा वो क्या है स्पेसिफाई कर रखे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यूज़ मिलते रहते हैं, जिससे वो क्या होता है अपने को फाइनेंशियल यानी ऑटोनॉमी यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी वो बिल्कुल ही वो स्वतंत्र हैं. हर गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू सोर्सेज और रेवेन्यू कहाँ से आएंगे ये तो मेंशन ही है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि पैसा कहाँ आएगा, डेवलपमेंट करना है तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पैसे जो है वो कैसे खर्च करे, या अपने स्टेट का डेवलपमेंट अगर करना है तो टैक्स वगैरह ले, या रोड्स बनानी है तो रोड टैक्स. क्योंकि आप जानते हैं कहीं ना कहीं जो भी हमारी कंट्री के अंदर पैसा डेवलपमेंट के लिए आता है वो लोगों से ही लिया जाता है. बेशक वो इनकम टैक्स के नाम पे लिया जाए, जो हमसे इनकम टैक्स ली जाती है उसका भी यूज़ हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए होता है. और आप देखते हैं सेंट्रल लेवल का वो हम अलग टैक्स पे करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लिए हम अलग टैक्स पे करते हैं. तो जो हम टैक्स पेइंग होता है वही पैसा हमारे ही देश के या हमारे स्टेट के डेवलपमेंट में यूज़ होता है. तो पूरी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे बिल्कुल फ्री है कि वो क्या करें, वो क्या कि कैसे अपने को फाइनेंशियली मतलब किस वे में उनको डेवलपमेंट करना है. और कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसी को दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट वो नहीं कर सकती कि आप हमें पैसा दीजिए. दोनों अपने अपने लेवल में बिल्कुल फ्री हैं. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, द फेडरल सिस्टम दस है ड्यूल ऑब्जेक्टिव. तो इतना पढ़ के फेडरलिस्ट सिस्टम के 2 हमारे उद्देश्य होते हैं. क्या, पहला उद्देश्य होता है ऑब्जेक्टिव टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द
यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी हर एक देश का पहली प्रायोरिटी यही होती है कि कंट्री की यूनिटी को बरकरार रखे, यानी एकता, हमारी देश की एकता है उसको हम क्या करें, बनाए रखें, चाहे वो फेडरल सिस्टम की बात करें या यूनिटरी सिस्टम की बात करें। गवर्नमेंट का काम ये होता है, देश के अंदर क्या चाहता है, एक सरकार ये चाहती है कि उनके देश में शांति बनी रहे, लेकिन अगर हम बात करें ये शांति यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कई बार डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट होती है और पावर उसके अकॉर्डिंग होती है, तो अपने अकॉर्डिंग रूल बनाते हैं। लेकिन फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में आप देखेंगे उसका मेन है, क्योंकि वहाँ पे हर एक लोग अपने अपने वे में फ्री है, अपने अपने लेवल्स में फ्री हैं अपना अपना डेवलपमेंट करने के लिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि कंट्री की सेफगार्ड करें, यानी कंट्री के अंदर एक तो यूनिटी बनाए रखें और कंट्री को बाहरी देशों के आक्रमण से बचाए रखें। यानी नेशनल गवर्नमेंट का काम, सेंट्रल लेवल का काम यही तो होता है कि नेशनल इशू, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड हो, और आप देखेंगे आप अब बहुत सारे जो मैटर्स होते हैं नेशनल इश्यूज़ के, उस पर जो वर्क करती है वो नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो कंट्री के को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और कंट्री की यूनिटी यानी एकता बरकरार रखना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। साथ ही साथ वाइल द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी दूसरी बात ये है बेटा, जैसे आप जान रहे हैं हर एक कंट्री में डाइवर्सिटी, आपको रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और इंडिया की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो इंडिया तो डाइवर्सिटी से बड़ा देश ही है, यानी हर धर्म, जाति, प्रजाति, लैंग्वेज स्पोक करने वाले लोग यहाँ मिलते हैं। तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के अंदर अगर आप यूनिटरी सिस्टम को एप्लीकेबल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो हर एक रीजनल डाइवर्सिटी की क्या जो डिज़ायर्स हैं, जो उनके नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल करना, और साथ ही साथ उनकी जो लैंग्वेज है या उनके रिलीजन है या उनका कस्टम या उनका जो भी रिलीजन है उनको इक्वली ट्रीट करना, ये भी हमारी फेडरल सिस्टम की गवर्नमेंट का काम होता है। यानी जितनी भी डाइवर्सिटी हमारे देश में है, चाहे धर्म के आधारित है, चाहे लैंग्वेज पे आधारित है, चाहे कल्चर पे आधारित है, उन सब रीजनल डाइवर्सिटी को साथ लेके चलना, उन सबको एक साथ मिला के, उन सबको मिलाते हुए डेवलपमेंट करना ही एक फेडरल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है। तो दो ऑब्जेक्टिव है, पहला तो सेफगार्ड करना, कंट्री के सेफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कंट्री की यूनिटी बनाए रखना, साथ ही साथ जो हमारी कंट्री के अंदर वेरियस डाइवर्सिटी रीजनल ग्रुप्स में है उनको भी साथ में लेके चलना। ऐसा नहीं करना किसी एक कम्युनिटी को हम प्रायोरिटी दे दें, किसी एक धर्म को, लैंग्वेज को प्रायोरिटी दे दें और दूसरे लैंग्वेज को या दूसरे रिलीजन को निगलेक्ट करें, तो कहीं ऐसे तो कंट्री की यूनिटी बरकरार रहेगी नहीं। तो ऑब्जेक्टिव यही रहता है गवर्नमेंट का कि देश की यूनिटी को, सोशल डाइवर्सिटी को बनाते हुए, एकोमोडेट करते हुए कंट्री की यूनिटी को बनाए रखना है। तो ये आप श्रीलंका के एग्जांपल से देख सकते हैं, वहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटीज़ थी उसकी मेजॉरिटी होने के कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस होगी, जिसके कारण जो वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, उनकी डिज़ायर की तरफ गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। तो यही तो कारण था ना कि एक रीजनल डाइवर्सिटी की तरफ अगर आप ध्यान नहीं देंगे, उनकी नीड्स को नहीं फुलफ़िल करेंगे, उनका प्रायोरिटी नहीं देंगे और किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन रिलीजन को प्रायोरिटी देंगे, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, डिसयूनिटी कंट्री की होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनल डाइवर्सिटी को हम लेते हुए चलें, उनकी भी सम्मान या उनकी भी हम